नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकडू.com। आज हमारे साथ ऐसे गेस्ट है, बहुत सारी बातें करनी है और इन्होंने इस सद्भाव यात्रा में मुझे लग रहा है कि 1000 के आसपास इंटरव्यू दे चुके होंगे। पता नहीं 1000 किलोमीटर तो हो गए। अब ना मेरे पास कुछ है पूछने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसी चीजें जरूर आपको मिले जिसके लिए इन्होंने यात्रा निकाली है। स्वागत कीजिए हमारे साथ पूर्व आईएएस, पूर्व एमपी और मुझे लग रहा है कि पहले शख्स जो पूरे 90 के 90 विधानसभा पैदल चल रहे हैं। पहले हो सर? शायद, हाँ, मेरे ख्याल से। स्वागत कीजिए बृजेंद्र सिंह। हरियाणा में बहुत कम ऐसे DRA लगाते हैं, यहाँ तो दर ही बोलते हैं, बृजेंद्र ही बोलते हैं, लेकिन बृजेंद्र सिंह है। स्वागत है सर आपका, कैसे हो? धन्यवाद सतीश, धन्यवाद। बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट ये क्लास। दाढ़ी आपने बढ़ा ली है या आपकी वैसे चलते चलते दाढ़ी बढ़ गई? आप दाढ़ी बढ़ा सकते हो, न, दाढ़ी तो बढ़ती है। अच्छा दाढ़ी काटनी पड़ती है, बढ़ती तो अपने आप है। नहीं, अमूमन हरियाणा में कई बार ऐसे होता है कि बड़े दाढ़ी लोग रखते हैं। मैंने काफी लंबे समय तक दाढ़ी रखी हुई है। मैं स्कूल में, क्योंकि जल्दी आ गई थी दाढ़ी, कॉलेज में, JNU में, मैं IAS में आ गया था। उसके बाद भी एक लंबे समय तक मैंने दाढ़ी रखी है, मतलब रेगुलर शेव नहीं करता था मैं जी। वो फिर एक बार मेरे को किसी ने, मैं DC पंचकुला था तब, टोक दिया किसी ने। एक कोई मिलने आया था, मिलके जब जाने लगा तो कहता जी एक बात कहनी थी आपको। मैंने क्या? कहता जी अब तो DC हो गए, दाढ़ी काट लो, नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर लगते हो। तो उस दिन के बाद से फिर मैंने रेगुलर दाढ़ी काटनी शुरू करी थी, नहीं तो रखी मैंने बहुत साल है। बाकी ये है कि जिस नेता की प्रेरणा से यात्रा कर रहे हैं, तो अगर इस बहाने उन जैसे लग भी सकते हैं तो क्या बुरा है। क्या बात नहीं, आप टी-शर्ट पहन के भी, मैंने कई आपके इंटरव्यूज देखे, आप टी-शर्ट पहन के, सर्दियों में भी टी-शर्ट। आज तो आपने वो, जब तक मौसम था, अच्छा, मैं इतना तगड़ा नहीं हूँ कि मैं इस ठंड में भी अकेली टी-शर्ट में चल पाऊंगा। सर थक गए होंगे सुबह से शाम तक ना? वो थकान तो मानसिक होती है, फिजिकल नहीं होती। क्या बात है। हाँ, फिजिकली तो अब हम सारे बिल्कुल रम चुके हैं इसके अंदर। तो हमारी गाड़ी रवां है, तो थकान शारीरिक तौर पे नहीं होती। हाँ, मानसिक तौर पे आदमी थक जाता है शाम होते होते, क्योंकि बहुत बीच में कार्यक्रम होते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, कहीं स्वागत होता है, कहीं पगड़ी बनती है, कहीं माला पहनाते हैं, कहीं फिर स्पीच देनी पड़ती है, और उसके साथ निरंतर आप भी चल भी रहे हो। तो सारी चीज़ें हैं। बीच बीच में पत्रकार साथी भी आ जाते हैं, वीडियो वगैरह या छोटी मोटी बाइट्स लेने के लिए। तो उस नाते शाम तक आते आते आप कहते हो कि यार अब बहुत हो गया। लेकिन आपको बधाई है, 30 विधानसभा आज आपने कंप्लीट कर ली शायद। यात्रा 30 विधानसभाओं से निकल के आज यहाँ समापन हुआ है। क्या बात। और बाउंड्री में, और कल यात्रा नू में चली जाएगी। इसके लिए बधाई। और एक और चीज मुझे आपके बड़ी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि आप पैदल, मतलब पैदल ही चलते हैं, गाड़ी में नहीं बैठते। यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट और जहाँ यात्रा खत्म होनी है, वो डिस्टेंस 14 किलोमीटर है या 24 किलोमीटर है, वो पैदल है। सुबह जब आते हैं और खत्म करके जब जाते हैं, तब सब अपने हिसाब से, कोई बस में बैठता है, कोई गाड़ी में बैठता है, जैसे भी है, लेकिन वो जो रूट है निर्धारित, वो रूट पैदल है, बिल्कुल पूरी तरह से पैदल है। तो इसका मतलब फिजिकल फिटनेस कहें या पब्लिक मेंटेनेंस कहें या राजनीतिक लोगों को दिखाने की कुछ हमने दिखाना तो कुछ है ही नहीं, हम उस होड़ में तो है ही नहीं जी। हाँ, लेकिन फिजिकली तो ये जरूर है कि मेरे साथ बहुत साथी हैं जिनको बहुत फायदा हुआ है। और मैं अपनी बता दूं, अभी जब हमारा पीछे 2-3 दिन का ब्रेक था, जब हमारा दूसरा चरण समाप्त हुआ था, तो मेरी बीवी ने जबरदस्ती करके मेरा मेडिकल चेकअप करा दिया। अच्छा। उसको ये था पता नहीं क्या क्या निकलेगा, और मेरे जो थी चीजें वो भी ठीक निकलाई। तो फायदा, मतलब राजनीतिक रूप से फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, फिजिकली फायदा बहुत हो गया, शारीरिक रूप से। राजनीतिक रूप से तो ये है कि लोग साथ जुड़ रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता और नेता साथ आने लग रहे हैं। पुराने कांग्रेसी जो बेचारे हताश होकर घर बैठे हुए थे, ऐसे बहुत से लोग बाहर निकलने शुरू हुए हैं। तो हर तरह की चीज़ है। यात्रा का मजा यही है, क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रदेश भर का लीडर रहा हूँ। मेरे पिताजी हैं, उनका एक पूरे प्रदेश में हर जगह उनके साथी हैं जिनके साथ उन्होंने लंबे समय तक काम किया हुआ है। लेकिन मुझे इस यात्रा में जो एक बहुत बड़ी चीज़, क्या बोलूँ उसको,
रिवॉर्ड के तौर पे मिलने लग रही है, वो ये है कि नए लोग जुड़ रहे हैं। वो हालांकि राजनीति में बहुत लंबे समय से हैं, लेकिन जुड़ रहे हैं। अब यहाँ पे जो अपना सोना विधानसभा क्षेत्र था, अब पहलवान सतवीर खटाना जी हैं। अब मैं तो पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन साथ हैं और कई लोग हैं जो यहाँ पे जिनको मैं तो पहली बार मिला हूँ। इसी तरह से पिछले जो 2 हल्के थे वहाँ तो बल्कि जो 3-4 हमारे साथी जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे वहाँ पे, मेरे पिताजी ने पूछा मेरे से कि भाई तू इन लड़कों ने बहुत अच्छा काम कर रखा था, तू कब से जानता है इनको? मैंने कहा जी पहली बार मिला हूँ। 1-2 से यात्रा शुरू करने से पहले मुलाकात ज़रूर हुई थी, लेकिन मेरे लिए उस नाते तो नए हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इस तरह से काम किया जैसे उनका अपना काम हो। तो ये यात्रा की एक बड़ी, मैं कहूँगा, सुखद चीज़ है जो हम सब महसूस कर रहे हैं। 30 विधानसभा गुजर के आए हो सर, आज समाप्ति है, क्या कुछ देखा आपने? राजनीतिक, सांस्कृतिक, अब तो धर्म का भी मुद्दा चल रहा है और वो सवाल मैं लास्ट में लूंगा। इन सभी पहलुओं को देखें तो क्या अनुभव किया आपने? देख के गिरेंगे यार, हाथ लगा लो, मुंह बिठाने लग रहे। एक चीज है, इंटरव्यू देते देते सर आपने ट्रेंडिंग पॉइंट सीख लिए है। मैं बीच बीच में जी नहीं, देखिए पहली चीज तो ये कि 30 विधानसभा और इसमें बहुत भिन्न भिन्न इलाके हैं जो कवर हो गए। बल्कि मैं आपको छोटा उदाहरण दूं, जो दूसरा फेज था, दूसरा चरण, वो 13 विधानसभा थी उसमें, लेकिन आप उसकी रेंज देखो। दक्षिण हरियाणा नांगल चौधरी, बिल्कुल राजस्थान चारों तरफ, तीनों तरफ, वहां से शुरू हुए महेंद्रगढ़ जिला, वहां से भिवानी से चरखी दादरी, वहां से फिर 2 विधानसभा रोहतक की, 2 विधानसभा सोनीपत की, और समापन पानीपत के इसराना में जीटी रोड के साथ। मतलब दक्षिण हरियाणा से और जीटी रोड तक। तो इन 13 हलकों में जो विविधता है वो ही कमाल की थी। मतलब कहाँ जीटी रोड का माहौल और कहाँ आपका नांगल चौधरी की बात। और मेरे साथ जो मेरे साथी भी चल रहे हैं, यात्री जो मेरे साथ हैं, वो भी ये चीज़ें नोटिस करते हैं। जैसे वो, क्योंकि सारे के सारे करीब करीब खेती से संबंध रखते हैं, तो उन्होंने देखा वहाँ की खेती बिल्कुल अलग है। स्प्रिंकलर सिस्टम है और फुहारा सिस्टम जिसको कहते हैं, और फसलें दूसरी तरह की हैं। फिर अब जब रेवाड़ी आए, मैंने तो जिंदगी में पहली बार सरसों के इतने बड़े खेत देखे हैं। जिंदगी में पहली बार इतने बड़े पहली बार देखे हैं, लेकिन इतना एकड़ दर एकड़, मतलब लहलहाती हुई फसल, मतलब वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मैं देखी थी। लेकिन खुद इतना बड़ा रकबा सरसों की खेती का, और पूरे फूल थे उनमें, तो पहली बार देखा। और सांस्कृतिक रूप से भाषा भी बदलती है, वेशभूषा भी बदलती है, और लोगों के बात करने का तरीका भी बदलता है। मतलब आप जब रोहतक वाली साइड में आते हैं तो एक बड़ी खड़ी बोली है। आप थोड़ा उधर चले जाएं नांगल चौधरी वाली साइड में तो सॉफ्टर साइड है वो, या इधर आए, इधर भी बहुत उस तरह का लहजा है। अब जैसे तावड़ू का इलाका था, तो उर्दू मेरे को वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, तो 1-2 ने जब भाषण दिए और 1-2 शेर सुनाए तो बड़ा अच्छा लगा। तो वो सारा एक आयाम है। राजनीतिक तौर पे भी आपको दिखता है कि कुछ एरियाज हैं जो ठंडे किस्म के हैं, कुछ हैं जहाँ पे हमेशा, जिसको कहते हैं ना, पेट में आग रहती है, उग्र। अब जैसे पूरा जो आपका भिवानी का इलाका है, मैं सुनता था कि ये बड़ा क्रांतिकारी इलाका है, लेकिन जब वहाँ गए तो वाकई देखा इस चीज़ को कि वहाँ कितने तो ऐसे गाँव हैं जहाँ पे अनेकों आंदोलन हुए हैं और सरकारें गिराने तक की भूमिका निभाई गई है। फिर एक बहुत बड़ा इलाका देखा, जैसे ये अहिरवाल में ही ले लो आप, जहाँ पे शहीद बहुत हैं। जब आप गांव में एंटर करो, आपको 4-4, 5-5 शहीदों के स्मारक मिलेंगे वहाँ पे, तो अनेकों चीज़ देखने को मिलती है। मतलब हरियाणा ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे साथी भी कहते जी हम जिन जगह पे जाने लग रहे हैं शायद अदरवाइज हम जिंदगी में कभी भी नहीं जाते, लेकिन अब सारा देखने को मिल रहा है। तो कुछ भावुक पल आए बीच में? मैं भावुक होता कम हूँ, पल तो बहुत आते होंगे। मैं भावुक कम होता हूँ क्योंकि मेरे को पब्लिकली, मतलब अधिकारी अंदर से निकला नहीं क्या? भावुक दिखना मेरे को पता नहीं, मैं उसको कंट्रोल करता हूँ। हाँ, वो सिखाया जाता है वहाँ सर, जो अंदर है वो बाहर जल्दी निकालना नहीं है। ना, वो उस तरह की तो मैंने नौकरी ही नहीं की। मैं तो खुली किताब था जब मैं दफ्तर में बैठता था। मैं सिरसा ADC था,
और चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम, और मेरे से लोग मिलने आते थे। मैं खुल के राजनीतिक बातें करता था। एक दो ने तो मेरे को टोका भी, कहता जी आप चीफ मिनिस्टर साहब के जिले में हो, यहाँ तो इतनी खुल के बात मत किया करो। मैंने भाई मैं अपने बाप का बेटा हूँ, ईसाई हूँ मैं तो। तो वो चीज कभी नहीं रही। लेकिन हाँ, वो क्या बोलते हैं, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ इमोशन, वो थोड़ा कम। किसी का बेटा विकास मिला है या वास्तव में 30 हल्के जो आप घूमे हो कहीं विकास दिखा? विकास की तो परिभाषा बस सोना से और भौंडसी तक की जो सड़क है जी, बस उस पर चल लो, सारा विकास दिख जाएगा आपको। मतलब उस पर डमडमा आता है, जहाँ पे इतनी बड़ी झील है, इतना बड़ा पर्यटक स्थल है, वहाँ ताज होटल है। इधर आ जाओ तो भौंडसी में सारी इंडस्ट्री और मिनी इंडिया जिसको कहते हैं, जहाँ हम बैठे हैं इस समय, और वो 23-24 किलोमीटर के स्ट्रेच पे सड़क नाम की चीज नहीं है। इससे अच्छा हो कि उन पत्थरों को उखाड़ दो, कच्ची रहने दो, वो बेहतर रहेगी, बजाय ये कि उसकी तारकोल उतरी हुई है और सारे जगह। मैंने जब गूगल पे देखा, परसों की बात है, जब हम रात को यहाँ पहुंचे, तो जहाँ हम थे वहां से जहाँ मैं रुका हुआ हूँ वो 9 किलोमीटर था, लेकिन टाइम दिखा रहा 33 मिनट। तो मेरा ड्राइवर बोला, करता जी हो सकता है पहाड़ियों में से जाना हो। वो तो जब चले सड़क पर तो समझ में आया। और इसी तरह का विकास में देख के आया रेवाड़ी में, जहाँ आखिरी प्रोग्राम था हमारा। कौन सा गांव था? अकेड़ा में 3-4 ना, नू से पहले अकेडा है। हाँ, मैं देख रहा हूँ। हाँ, मतलब उधर का आखिरी गांव रेवाड़ी हल्के का। तो 3-4 किलोमीटर की जो पूरे गांव की जो मेन सड़क है वो सीवर के पानी से भरी हुई है सालों से। हाँ, बता रहे थे कोई अभी कि आप पैदल ही उसमें गुजरे। राजस्थान से आता है। हाँ, भिवाड़ी वाला वो। और गजब है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन लगे हुए हैं वहाँ पे। राजस्थान में सरकार इनकी, हरियाणा में सरकार इनकी, वहाँ क्षेत्र का एमएलए इनका, और केंद्र में सरकार इनकी। और ये अपने उस इलाके में आंखों के सामने एक चीज है, उसको नहीं ये संभाल सकते। इसी तरह से वहाँ एक भगवानपुरा गांव है रेवाड़ी में, वहाँ 171 दिन से गांव वाले धरने पे बैठे हैं। उनको धोखा देके उनसे गांव से 10 एकड़ जमीन ले ली। ये कहा गया था कि 200 बेडेड हॉस्पिटल बनवाएंगे, हमको जमीन दे दो रेवाड़ी में पानी के लिए, वाटर वर्क्स बनाने के लिए। गांव वालों ने उनको पूरी जमीन दी 1 रुपए एकड़ के हिसाब से, और उसके बाद मुकर गए। कुछ लोगों ने सवाल भेजे हैं सर आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो एक पर्ची टाइप का लाया था, मुझे अब आपको देखकर सोच रहा हूँ कि आप अच्छा बोल रहे हो तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा था कि बृजेंद्र सिंह से पूछना कि कांग्रेस में सद्भाव है ही नहीं पार्टी में, और वो सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। सद्भाव तो चारों तरफ चाहिए ना। तो पहले पार्टी में तो सद्भाव ही नहीं जी, जिस पार्टी के आप बैनर तले चल रहे हो। देखो, मैं तो अपनी कोशिश कर रहा हूँ, और देखो लोग आने लग रहे हैं अब यहाँ की दिलचस्प चीज क्या थी, यहाँ पूरी जिला की कांग्रेस साथ चली है। यहाँ पे मैं भी साथ हूँ। हाँ। अध्यक्ष कहीं नहीं दिखे। प्रोटोकॉल कल पूरा दिन अध्यक्ष हमारे साथ थे, गुड़गांव जिले के सारा का सारा दिन। गुड़गांव के नहीं, मैं गुड़गांव का, मैं मेवात की बात कर रहा हूँ। नहीं, मेवात वाले की बात कर रहा हूँ। मैं गुड़गांव, अभी तो हम गुरुग्राम में हैं। सारे इंपॉर्टेंट नेता हमारे साथ चल रहे हैं। अरे गुड़गांव वगैरह बड़े लोग हैं यार, इनकी छोड़ो। प्रोटोकॉल तो होता है सर। इन बड़े लोग, प्रोटोकॉल, मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, ना एमपी ना एमएलए, मेरा कौन सा प्रोटोकॉल। तो सर एक सवाल यहाँ बनता है कि फिर ये यात्रा बृजेंद्र सिंह है, कांग्रेस बृजेंद्र सिंह की है, कांग्रेस नेता की है, किसकी है यात्रा? ये यात्रा एक उस कांग्रेस नेता की है जो एआईसीसी में पदाधिकारी भी है, और जो राहुल गांधी और खड़गे जी की इजाजत लेके आया हुआ है। इसको जो ना समझना चाहे वो उनके विवेक पे छोड़ता हूं। लेकिन लोग कहते हैं कि जब यात्रा आपने निकाली सर, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष से या जो उनसे कोई परमिशन ली, कोई बातचीत हुई? मेरे समय में प्रदेश अध्यक्ष तो आउटगोइंग थे। मैं परमिशन लेके आया हूँ राहुल गांधी और खड़गे जी से। उसके बाद मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए। तो सर फिर 2 सवाल। उसके बाद तो उनको इजाजत लेनी चाहिए। तो साहब 2 सवाल है। तो क्या तो वे लोग राहुल गांधी और खड़गे जी के कहे निर्देशानुसार अनुशासित नहीं है? क्या वो अनुशासित नहीं है कि वो पालन नहीं कर रहे हैं? मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। मैं उसमें क्यों जाऊं? मैंने कहा ना, मैं उनके विवेक पे छोड़ता हूं। मैंने अभी चर्चा किया था, समय बहुत बलवान होता है। नहीं, ये तो सूचना है। मैं
आज से 1-1.5 महीने पहले मैं स्टोरी प्लान कर रहा था, जब आपकी यात्रा को लेकर पूछा तो मैं प्लान कर रहा था, तो लोगों ने बताया कि राहुल गांधी जरूर यात्रा में शामिल होंगे। मेरे पास जो सोर्सेज से खबर आई थी, उसके बाद में कांग्रेस के उन जो बड़े नेता हैं, अब तो पदाधिकारी हो गए सारे, मैंने उनसे चर्चा की कि आप लोग नहीं जा रहे, और मेरे पास पुख्ता खबर है कि राहुल गांधी जी शामिल होंगे उसमें। तो उस वक्त आप क्या जवाब दोगे अगर ऐसा कोई पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि साहब जिस यात्रा में आप लोग शामिल नहीं हुए, फ्लॉप करने की कोशिश आप लोगों ने की, आज उस यात्रा में राहुल गांधी की वजह से शामिल हो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि यात्रा निकाल रहे हैं ब्रिजेंद्र जी, उन्होंने वो जिस जिले में जाते हैं वहां हम लोगों को सूचित ही नहीं करते कि साहब आ जाओ। मैं आपको चिट्ठियां दिखा दूंगा जो यात्रा शुरू होने से पहले 90 के 90 विधानसभा के कैंडिडेट्स को और सारे के सारा जिला अध्यक्षों को लिखी हुई है। सफिशिएंट होगा वो? मैंने इंटरव्यू किया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैंने उन लोगों से बातचीत किया है। मैं चिट्ठी दिखा दूंगा यात्रा शुरू होने से पहले। तो ये तो आप ही की पार्टी में हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला भेदभाव हो रहा है। ना बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं, मैं तो यूनाइटेड नेशंस हूँ, सारे आ जाएंगे, समा जाएंगे, चिंता ना करो। मुझे लग रहा है कि आपसे डरने लगे हैं लोग, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि आपकी वजह से उनकी राजनीति खत्म होने वाली है। मैं ना तो कड़वी भाषा बोलता, तभी तो डर रहे हैं। ना मैं दुर्व्यवहार करता, ना मैं राजनीतिक बात कर रहा, मैं लोगों में सद्भाव की बात कर रहा हूँ। ऐसे क्या बोलूं मैं, शालीन आदमी से भी डरेंगे तो फिर कैसे चलेगी पार्टी? यही शालीनता है ना सर। कईयों को मुझे लग रहा है कि कई लोग इससे डर रहे हैं, और उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि 29 तक उनकी राजनीतिक विरासत कहें, सियासत कहें, तमाम चीजें हिल जाएंगी। आप हिला दोगे? मैं कोई किसी को हिलाने के लिए या उस तरह की राजनीति के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा, लेकिन लोगों में एक भावना जरूर है कि हरियाणा के लोग भी अब कुछ इस लाइन पर चल चुके हैं कि कुछ नया चाहिए हमको। ये भावना तो है। आप में लोगों का आपने एक बात कही थी, आ जाओ सर, आपका चर्चा कर रहे थे सर आपके बारे में। लोगों से जब बातचीत, कई लोगों से मैं आने से पहले, आपका इंटरव्यू करने से पहले लोगों से जब चर्चा की, तो लोगों ने कहा कि वो व्यक्ति बड़ा पसंद है आपको लेकर, आपका नाम लेकर, वो पसंद है हमें, वो ठीक आदमी है, उनके साथ हम जुड़ जाएंगे। यहाँ हरियाणा कांग्रेस कहने के लिए संगठन है, मैं पब्लिक की बात बता रहा हूँ सर, संगठन है, लेकिन यहाँ तो मतलब नेताओं के लोग हैं, संगठन के लोग नहीं हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये तो मैं अपने सार्वजनिक मंच से इस यात्रा के दौरान अनेकों बार बोल चुका हूँ कि जो 12 साल से संगठन नहीं था, जो लोग धड़ेबाजी की बात करते हैं, मैं उसका सीधा सा जवाब है, जब आपका जिला स्तर पे संगठन नहीं है तो मतलब फिर कोई जिले में दफ्तर भी नहीं है, तो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो कहाँ जाएगा? दफ्तर तो है नहीं, कोई जिला अध्यक्ष तो है नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी का इंचार्ज तो है नहीं, कोई ब्लॉक स्तर पे इंचार्ज है नहीं, तो वो किसी नेता के बाहर में खड़ा होगा जाके, और जहाँ 4 बार चला जाएगा धड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। तो 12 साल से ये हो रहा था। और जो आप कह रहे थे ना, ये क्यों नहीं आया और ये क्यों नहीं आया, आदतें हैं यार, जाते जाते जाएंगी। नहीं, ये अगर जवाब आपका ये है सर, तो मैं सोच रहा हूँ, माफ कीजिएगा, नहीं सॉरी, मैं जब आप पार्टी छोड़कर गए, जिस हालात की वजह से गए, आज वो हालात बदल गए हैं कि फिर आप आ गए? वो पार्टी तो चॉइस आप छोड़ के गए थे, मैं तो नौकरी में नहीं, तो आप साथ तो थे साहब, साथ उस पार्टी से एमपी तो बने सर। उस पार्टी से मैं एमपी बना, लेकिन आप क्या कह रहे हो, मैं उसमें छोड़ के थोड़ी गया था। जब फादर गए सर तो आप तो साथ हो, तभी उसी पार्टी से तो आप एमपी बने। मैं तो नौकरी में था, मैं तो नौकरी छोड़ के गया था। तो गए तो मतलब फादर चौधरी साहब हैं, चौधरी साहब गए, साथ आप गए, आप एमपी बने। अब साहब अभी हालात बदल गए आपकी नजरों से कि आप दोबारा पुनः यहाँ आ गए? आप कहने लग रहे हो कि लोग डरने लग गए, मैं कह रहा हूं कुछ लोग डरने लग गए, तो शायद हालात बदल रहे हैं। क्या बात। और हालात लोगों ने बदल दिए 2024 में। वजह क्या थी आपका ऑब्जर्वेशन? वजह देखो, अगर वोट चोरी इस स्तर पे है जिस स्तर पे सबूत के साथ अब पेश की जा रही है, तब तो इलेक्शन बेमानी हो गया। बड़ी सीधी सी बात है। मेरा हालांकि ये जरूर मानना है कि इस तरह की वोट चोरी की ज्यादा संभावना शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पड़ोसी किसी को नहीं जानता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक घर में मैं पूछने वाला था, बनी हुई है, 500 बनी हुई है। मैं भले ही किसी पार्टी का एजेंट हूँ जो अंदर वोटिंग के टाइम पे बैठा हूँ, मुझे नहीं पता है कौन वोट डालने आ रहे हैं, ठीक है।
लेकिन दूसरा पहलू इसका, देखिए अनेकों कारण थे। सर इसको कंप्लीट कर लो ना। शहरी में मान लेते हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में भी तो आप हारे हो। वहाँ क्या, वहाँ तो वोट चोरी का मुद्दा रहा नहीं, तो मैं वहीं तो वहाँ क्या? अच्छा जी, मैं वहीं आ रहा था। हर विधानसभा क्षेत्र की, हर जिले की अपनी एक कहानी है। कोई किसी को दोष देता है, कोई किसी को दोष देता है, कोई कारण किसी का व्यक्तिगत होता है, कोई राजनीतिक कारण ढूंढता है। लेकिन पूरे प्रदेश के ऊपर यदि आप नज़र मारें तो हमारा जो विश्लेषण था उसमें हमें ये लगा कि बीजेपी की जो एक समाज में बिखराव करके वोट बटोरने का जो एक उन्होंने चीज़ शुरू की हुई है। क्योंकि देखिए सतीश जी, एक चीज़ है, आप अभी भी ग्रामीण इलाकों में घूमोगे ना, आपको एक चीज़ ज़रूर नज़र आएगी, बीजेपी अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है ग्रामीण इलाके में अपनी वोट के बारे में। बिल्कुल सही है। इसलिए निरंतर प्रयास ये रहता है उस वोट को जमाने के लिए कि समाज के अंदर इतनी कटुता पैदा करो कि ये दो धड़े तो बने कम से कम, एक तो हम पक्का कर लें अपना। तो उस चीज की काट जो कांग्रेस को करनी चाहिए थी, और कांग्रेस ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकती, क्योंकि जो बाकी क्षेत्रीय दल हैं वो तो बीजेपी के हाथ में खेलने वाली बात, क्योंकि वो जातिगत पार्टियां हैं सारी की सारी। सिर्फ कांग्रेस है जो इस चीज का मुकाबला कर सकती है। अब वो मुकाबला उस शिद्दत के साथ इसलिए नहीं हुआ कि ये चीज ज्यादा समझ में नहीं आई, या इसलिए नहीं हुआ कि समझ में तो आई थी, लेकिन लोगों का जो एक भावना थी वो इतनी कांग्रेस के पक्ष में थी कि लोगों की आंख चुंधी आ गई कि ये जरूरी नहीं समझा कि नीचे बीजेपी ने क्या खेल खेला हुआ है। तो ये एक हमारे हिसाब से बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसका नुकसान पूरे प्रदेश में जरूर हुआ है। कि ये जो विभाजनकारी राजनीति थी, इसको हम कहीं ना कहीं समझे भी अगर थे तो इसका उस तरह से मुकाबला नहीं हो पाया जमीनी स्तर पर जो होना चाहिए था। एक सवाल है, चूंकि एक्स-NIAS आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अभी कुछ दिनों से OP सिंह जो DGP हैं प्रदेश के, हालांकि मेरे एजेंडे में सवाल नहीं था, लेकिन मुझे अभी वो हुआ जब आपने कहा, तो उनको जिस तरह से ट्रोल, उन्होंने जो बयान दिए, चाहे बुलेट का हो, थार का हो, उसके बाद JJP के लीडर्स जिस तरह से ट्रोल कर रहे हैं, कई बयान मैंने सुने, मेरे चैनल पे भी चला कि वो DGP एजेंट हैं, वकील हैं भारतीय जनता पार्टी के। जब इस तरह का कोई सीनियर अफसर इस पोस्ट पे रह के जब सुनता होगा, क्या ये संवैधानिक पद पे रहते हुए व्यक्ति के लिए इस तरह के जो बयान है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, इलेक्शन कमीशन की हरकतों के बाद संवैधानिक पद कितनी गरिमा में पद हैं या कितनी गरिमा वो रखते हैं, उसके ऊपर तो उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया इलेक्शन कमीशन ने। मतलब मुझे कई दिन तक समझ में नहीं आया था जो एब्रीविएशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ECI, वो ECI की किसी ने हिंदी इतनी बढ़िया निकाली, केचुआ। मैंने कहा केचुआ, फिर पता लगा केंद्रीय चुनाव आयोग, क्या कमाल है, कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन ये शब्द इस्तेमाल किया जाने लग गया। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि संवैधानिक संस्थाओं, और यही है सबसे बड़ा खतरा, ये जो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर बीजेपी करने पे लगी हुई है, या तो इंस्टीट्यूशन को कमजोर कर रही है, या उसमें अपने आदमी भर के, जैसे एजुकेशन सिस्टम है पूरा इस समय कैप्चर हो चुका है। मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं देश की बड़ी बड़ी या प्रदेशों की, वो सारी की सारी भर दी गई हैं एक विचारधारा के लोगों से, टोटल। ठीक है, तो बाकी देखिए, एक तो मैं ना JJP अगर कोई बयान देती है ना किसी चीज के भी बारे में, मैं उसको सुशोभित नहीं करना चाहता जवाब देके, क्योंकि आज के दिन वो राजनीतिक रूप से कहीं है नहीं, तो उनका जवाब दे के उनको अहमियत क्यों दी जाए, पॉइंट 1। दूसरा, ये यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर जो होता है ना, वो मन का थोड़ा खुला होता है। तो अब ये थार के बारे में या बुलेट के बारे में एक व्यू है उनका, कह दिया। कुछ टाइम पहले पजेरो भी होती थी, वो भी इसी श्रेणी में थी। नॉर्मली ये गाड़ी या थार हुई या बुलेट हुई, ये शौकिया लोग रखते हैं, ये एक शौक की चीज है। तो अब उसको कौन किस नजर से देखता है वो उसकी सोच है। अब DG साहब को ऐसा लगता है कि सारी गुंडई उन गाड़ियों से होती है, तो उनका विचार हो सकता है। लेकिन उसमें ये कहना कि ये बीजेपी का एजेंट है, ये वो तो फालतू की बकवास है। अच्छा, मुझे लगता था इंटरव्यू से पहले, क्योंकि मुझे लगा फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, कि आप भी स्क्रिप्ट देखकर पढ़ते होंगे। कभी स्क्रिप्ट देखकर भाषण बोला? मैंने आज तक एक भी इंटरव्यू प्रिपेयर करके नहीं दिया है। भाषण तो दिए होंगे। बल्कि कभी कोई ये भी अगर पूछता है मेरे से कि सर हम ये 2-4 सवाल पूछेंगे आपसे, तो मैं कहता हूँ यार बताना,
फिर मेरा जवाब जो है वो ऐसा लगेगा मैंने तैयार करके दे रखा है। मैंने कहा अपने आप आने दो। भाषण में मैं कई बार पॉइंट्स बनाता हूँ, अपने आप वो तो यूपीएससी का हो रहा है, 2-3 पॉइंट बना लिए और नजर मार ली। लेकिन भाषण के वेग में कई बार क्या होता है कि आप वो ऐसे प्रवाह में आ जाते हो, आप भूल ही जाते हो कि लिखा क्या हुआ था। लेकिन एक चीज जरूर पढ़ता हूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट लोगों के नामों की लिस्ट दी होती है, वो जो नाम दिए होते हैं मैं सारे पढ़ता हूँ, पता नहीं कौन बुरा मान जाए। मैं ना आज जब वहाँ आपको देखा बड़ा भावुक सा हो गया, क्योंकि अभी मेरे फादर जब आप आ रहे थे मैं वहाँ भौंशी उसमें था। अच्छा। मेरे फादर अभी गए हैं 1 महीने पहले 9 तारीख को। अच्छा। और मैं आप फादर के साथ अपने आ रहे थे जी। लोग ये कह रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चे को बचपन में उंगली पकड़ के पापा लेकर चलते थे, दिखाते थे, आज राजनीति में मुझे लग रहा है कि फादर आपको वही उंगली पकड़ के एस्टेब्लिश कर रहे हैं प्रदेश में। पिता है, क्यों नहीं करेंगे? क्या फीलिंग आती है? फीलिंग फादर के साथ फीलिंग ये जरूर होती है कि मैं बहुत बार ये सोचता हूँ कि जिस तरह से सपोर्ट वो मुझे करते हैं वो अगर ना हो तो मैं एक लावारिस बच्चे की तरह हो जाऊंगा। ये फीलिंग तो आती है। मैं क्या है, मैं तो चलने का काम कर रहा हूँ, सारी तैयारी, अगले 3 हलकों की प्लानिंग, वहाँ जाके मीटिंग लेना, लोगों को तैयार करना, जिम्मेवारियाँ लगाना, वो सारा काम तो वो कर रहे हैं। और उसके बावजूद यात्रा में भी निरंतर साथ रहते हैं और रोज के 5-7 किलोमीटर पैदल भी चलते हैं। तो अच्छा, दूसरा मुझे सबसे अटपटा तब लगता है जब लोग उनको बुजुर्ग या बूढ़ा कहते हैं। तो फिर मेरे को एक पहले जितेंद्र है ना एक्टर, उनकी ऐड आती थी 50 साल का बूढ़ा या 50 साल का जवान, वो पता नहीं किसी टैबलेट के बारे में थी जी। तो मैंने कहा 80 साल के जवान है ये। मैंने कहा इतने चुस्त, तंदुरुस्त और मानसिक रूप से बिल्कुल शार्प। मैंने कहा अभी तक कोई भी एज वाली रिलेटेड चीज नहीं है। बूढ़ा तो तब कहो ना जब कभी गोडा मोडा कोई टेढ़ा हो जाए आदमी का, आदमी की सोचने की शक्ति थोड़ी कम हो जाए, जबान लड़खड़ानी शुरू हो जाए, नीतीश कुमार जी के साथ हुआ है। तब तो आदमी को बूढ़े की कैटेगरी में डालो, नहीं तो क्यों डालो। एक सवाल मेरे और दर्शकों के लिए है कि अमूमन जब बच्चा पैदा होता है तो उसी वक्त से जो लोग भी आते हैं तो लोग कहते हैं कि या तो इसको डीएम बना दो जी, हमारे यहाँ कहते हैं डिप्टी, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप समझिए, या डीसी यहाँ कहते हैं, या तो फिर पीएम बनेगा। अब पीएम एमपी बनते हैं, आप दोनों बन लिए। देश की सबसे बड़ी सेवा है आईएएस, आप वो रह लिए, देश की सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर रह लिए। अब क्या जरूरत पड़ेगी कि फिर भी लोग कहते हैं अपना वजूद ढूंढ रहा है। मैंने ये जवाब दिया था कहीं, मैंने कहा मेरा वजूद बनाने की जरूरत है क्या? मैंने कहा मैं आईएएस की नौकरी कर चुका है, एमपी में रह लिया, छोटू राम के परिवार से हूँ, और वजूद कौन सा चाहिए मेरे को? मैंने कहा घर भी बैठ जाऊंगा तो भी मेरा वजूद कहीं नहीं खत्म होता। नहीं, मेरा सवाल कुछ मैं तो टोक रहा था। हाँ, मेरा सवाल ये था कि फिर वो अमूमन जब एमपी ही बनना था तो आईएएस में जाने की क्या जरूरत थी? इतनी बड़ी लीगेसी, इतना बड़ा नाम आपके साथ था। इसीलिए कि मैं बहुत बड़े बाप का बेटा था, मैं ये नहीं कभी कहलवाना चाहता था कि बड़े बाप का बेटा था, कुर्ता पजामा पहन के आ गया और कुछ करने के लायक नहीं था। और कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको घर से मिलती हैं। मैं अपनी दादी जी के साथ बचपन में रहा हूँ रोहतक, तो हालांकि उस समय आपको उस तरह का बोध नहीं होता। मुझे नहीं पता था कि मैं छोटू राम की कोठी में रह रहा हूँ, मतलब पता था छोटू राम की कोठी में रह रहा हूँ और छोटू राम की बेटी के साथ जो मेरी दादी है उनके साथ रह रहा हूँ, लेकिन उसकी अहमियत नहीं पता थी मुझे, क्योंकि बहुत साधारण सा हमारा जीवन था, कोई उसमें फूफा कुछ नहीं थी। लेकिन मेरी दादी एक चीज कई बार कहती थी मेरे को, देख बेटा, वैनी बोलते हैं मेरे को घर में कि वैनी, मेरा बाप मंत्री था, मेरा पति मंत्री था और मेरा छोरा भी मंत्री है, तू डीसी बन जाइए। नहीं, और एक दिन और जी, जब मेरी दादी जी की जब मृत्यु हुई थी तो वो जो शोक पे बैठते हैं, तो मैं भी गांव में बैठता था, तो वहाँ पे मेरे को मेरे चाचा जी थे जो अब नहीं रहे, कोविड में चले गए वो, उन्होंने भी एक बार एक बात कही थी कि वैनी देख, हमारे यहाँ राजनीतिक रूप से बहुत कुछ हासिल कर रखा है हमने,
लेकिन ना जब तक वो आईएएस की फीत नहीं लगेंगी ना, लोग वो इज्जत नहीं करेंगे कि ये पढ़े लिखे भी हैं। तो मेरी आईएएस की नौकरी सिर्फ एक शिनाख्त अपनी बनाने की एक होड़ थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। मेरे को नौकरी नहीं करनी थी, और तो 21 साल पता नहीं कैसे रह गया मैं वहां पर। मेरे लिए नौकरी उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन मैं क्वालिफाई किया था। नहीं, मैं एक हाँ। सामाजिक से जोड़ दूं सर। अमूमन जब इंटरव्यूज होते हैं और जब हम जाते हैं तो ये कहते हैं कि मैं आईएएस इसलिए बनना चाहता हूं, समाज को पता नहीं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उसके बाद उसमें कौन सा काम बाकी रह गया कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, फिर उसमें कौन सा काम बाकी रह गया कि अब आप फिर पुनः दोबारा उस रास्ते पे हैं? ये मेरा नेचुरल होम है। ओके, वो एक प्रयास था। फाइनल डेस्टिनेशन यही है। मतलब वहां पढ़ाई करने में जो मेहनत थी और जो पद यात्रा में मेहनत है, दोनों में दिन रात का अंतर है। ये मैं मन से कर रहा हूँ। वो कुछ प्रूव करने के लिए कर रहा था, अब मुझे कुछ प्रूव नहीं करना किसी को। कमाल है सर। चलो सर, बड़ा अच्छा रहा। एक और सवाल मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आपका नाम चला था प्रदेश अध्यक्ष में, मैं नहीं चलाया था, मुझे याद है। तो और मुझे ऊपर से कहा गया कि अगर जाट बनाने होंगे तो बृजेंद्र सिंह का नाम एक नंबर पे चल रहा है। मैं दुर्भाग्य मानूंगा यदि मुझे मेरी जाति की वजह से किसी भी पद के लिए कभी माना गया। अच्छा नहीं सर, ये तो आप विश्वास देखो सर, अब ये तो पब्लिक डोमेन में है। अब राजनीति अभी आप नहीं मानते कि राजनीति जाति के हिसाब से होती है? लेकिन मेरा ये मानना है, यदि मुझे मेरी काबिलियत के अलावा जाति ज्यादा बड़ा कारण है कोई भी पद मिलने के लिए, तो मैं उसे अपनी नाकामयाबी मानूंगा। ये आपका अपना विचार है? बिल्कुल विचार है। और दूसरी बात ये, मैं पार्टी में 1 साल पहले आया था, मेरे को कभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का शौक नहीं है कि मैं प्रदेश के प्रेसिडेंट के लिए मैं सोचूं कि मैं कंसिडर हो रहा हूँ। 1 साल पहले आया हूँ यार मैं पार्टी में। सर मेरे पास तो वो भी सूचनाएं हैं कि कई पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी जैसे, मैं नाम नहीं लूंगा, एक जिला अध्यक्ष 3 महीने पार्टी पहले बीजेपी में आए, 7 साल बीजेपी के अध्यक्ष रहे। मैं कैमरे पे कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, वो किया हूँ, उनका इंटरव्यू भी किया था। तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है सर। नहीं ठीक है, बीजेपी क्या कारण क्या रह गया? किस चीज का? जब ये तमाम लोग जैसे नहीं आ रहे हैं तो इनकी शिकायत जब आप करते हैं ऊपर, आपने नहीं किया? यार आपको अपना काम दिखाना होता है, दूसरे की शिकायत करके तो कमजोर लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पल्ले कुछ होगा तो उनको दिख जाएगा, आपके पल्ले ही कुछ नहीं तो फिर शिकायत ही करते रहो, चुगलियां करते रहो। कई लोग हैं नेता मेरे साथ जो यात्रा में जुड़े, 2 कदम चले नहीं और काना फूसी शुरू। मैंने कहा यार तू पहले 2-4 किलोमीटर चल ले, फिर कर लिए बुराई किसी की। बृजेंद्र सिंह को डर किस चीज से लगता है? डूबने से। राजनीतिक रूप से? ना, पानी में डूबने से। कौन सी पानी? पानी, सादा पानी। मतलब अच्छा। मेरे को कई बार, वो आदमी को कई सपने होते हैं ना उठ पटांग जो आते हैं। एक मुझे मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता है, गणित के सपने मुझे अभी 10 साल पहले तक आते थे। ऐसा लगता था कि मैं 11वीं क्लास में मैथ्स का पेपर लेने लग रहा हूँ और मेरे को सवाल के जवाब नहीं आ रहे। तो मैथ्स से डरता हूँ मैं, बाकी मैं किसी से उस तरह से नहीं डरता। पूरी लाइफ का सबसे बेस्ट फेज कौन सा रहा है? अब ये मत कह देना सर कि ये वाला। ना, बेस्ट फेज तो स्कूल, कॉलेज और आईएएस के ट्रेनिंग पीरियड तक बेस्ट फेज वो सबका ही होता है मेरे ख्याल से। यादें तो सारी वहीं होती हैं, उसके बाद तो जिंदगी शुरू हो जाती है। और जिंदगी तो ये एक दिन गया, दूसरा आ गया, दूसरा गया, तीसरा आ गया, तो यूं चलती है। उसके बाद याद के लिए अगर आप कहीं जाओगे तो वहीं जाओगे पीछे, या तो स्कूल के दोस्त होंगे या कॉलेज के होंगे, या एकेडमी वाला माहौल भी, वो भी एक पढ़ाई लिखाई वाला ही माहौल होता है, या वो होगा। कई जो सीनियर अफसर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस का जिक्र करें, चाहे मैं शुरुआत से नटवर सिंह, मैं जो जानता हूं वही मैं चर्चा कर रहा हूं, नटवर सिंह की चर्चा करूं या उसके बाद अभी आज आपकी कर लूं, उसके बीच में चाहे यशवंत सिंह रहे हों, जो भी रहे हों, व्हाटएवर, जितने अफसर, मणिशंकर अय्यर, अजीत डोभाल जी का भी, वजह क्या, आरके सिंह का हमारे बिहार से, वजह क्या है कि 1-2 बार तो रह लिए, वीके सिंह का भी जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद 1-2 बार के बाद वो नेपथ्य में चले जाते हैं। वो राजनेता नहीं थे, वो नौकरी से एक नाम कमा के आए थे और राजनीतिक दल ने उनकी उपयोगिता पाई मंत्री पद के लिए, वो दे दिया उनको। जितने दिन वो उनसे खुश रहे वो मंत्री रहे।
वो खुश नहीं रहे तो मंत्री से हट गए तो इलेक्शन लड़ने की क्षमता नहीं है, क्योंकि लोगों में तो रहे नहीं। आप में और उनमें यह अंतर है कि आपके पीछे वो अंतर राजनीतिक घराना अभी तक नहीं था ना। राजनीतिक घराना होता तो खत्म हो लेते, घर बैठ जाते। अब वो नहीं, राजनीतिक घराना तो नटवर सिंह जी भी तो कितने बड़े नेता थे, और लेकिन किताब उनकी पढ़ी है वो आपने? सब किताब कुछ पढ़ा है मैंने उनका, बहुत उनका। मुझे उनकी लेखनी मुझे पसंद इसलिए कि बहुत खूबसूरत शॉर्ट सेंटेंसेस लिखते हैं, और उनका सेंटेंस कभी लंबा नहीं होता। मैंने पढ़ी है, बहुत छोटा सेंटेंस होता है उनका। तो क्योंकि देखिए, जैसे आपने जिक्र किया आर के सिंह जी, अब 10 साल तक मंत्री रहे, एक चुनाव हारे और कहीं नहीं तो हो जाता है वो। इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि पब्लिक लीडर्स नहीं है वो, आपका पार्टी से जुड़ाव और पार्टी से वोट आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन पार्टी भी आपकी कदर तभी करेगी जब आप भी खुद लेके आ रहे हो कुछ ना कुछ। यात्रा शुरू किया आपने जी। हुड्डा साहब से या दीपेंद्र हुड्डा से कभी फोन पे आपकी बातचीत हुई? बिल्कुल। आपने आग्रह किया? दीपेंद्र से बहुत बार होती है। आग्रह किया इस यात्रा के लिए? ना आग्रह मैं क्यों करूं किसी को, रिक्वेस्ट करते हैं, शादी कर दी और क्या, जिसको आना है आओ, नहीं आना ना आओ, इसमें कोई वो थोड़ी। जैसे मैंने बताया, मैंने तो सबको चिट्ठी लिखी है। शुरू में मैंने फोन भी बहुत किए थे, फिर मैंने फोन करने भी छोड़ दिया। आप डिप्लोमेटिक भाषा इस्तेमाल कम करते हो, सब राजनीतिक व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हो सर, हर सवाल का जवाब। इसीलिए तो पिछले 1 साल में 2 झटके खा लिए। खाली समय में क्या करते हो सर? अमूमन ये लोग जो जवाब देते हैं अधिकारी की, बस खाली समय जी पढ़ लिखते हैं। आपका खाली समय में स्पेंड टाइम कैसे स्पेंड करते हो, क्या करते हो? मैं टीवी बहुत देखता हूँ। टीवी पे क्या? खबर तो देखता नहीं, 10-12 साल से नेशनल मीडिया की न्यूज देखनी मैंने छोड़ दी है। तब देखता था जब मैं आना शुरू हुआ, जब मैं प्रवक्ता के तौर पे प्रोग्राम्स में आता था तब मैं जरूर देख लेता था, अन्यथा मैंने सो कॉल्ड नेशनल मीडिया जो है उनकी खबरें देख के, क्योंकि यार क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ाया अपना? उन खबरों को देखने का मतलब ये है कि अपनी सेहत खराब कर लो आप, आपके दिमाग का दलिया बना देते हैं वो बिल्कुल। तो बाकी मैं टीवी में खास तौर पे स्पोर्ट्स तो जरूर देखता हूँ, बहुत देखता। आप स्पोर्ट्समैन हैं? मैं रहा हूँ। हालांकि उसमें भी दिक्कत थोड़ी मेरे को ये जरूर थी, क्योंकि पिताजी बहुत बड़े व्यक्ति थे, तो मेरा सिलेक्शन मुझे पता नहीं लगता था कि ये सही हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा एक चीज और है, मैं पता नहीं क्यों, वैसे मैं अपने स्कूल का कैप्टन वगैरह रहा हूँ। किसमें? क्रिकेट। ओके। अच्छा, अमूमन जो बच्चे आगे निकलते हैं, आप जैसे बनते हैं, वो या तो 10वीं से पहले ठीक नहीं होते या 10वीं के बाद ठीक नहीं होते। आप? मैं 8वीं के बाद ठीक होना शुरू हुआ था। अच्छा, 8वीं तक? 8वीं तक पता नहीं कुछ था। मैं बड़ा पढ़ाई में मैं वैसे था हमेशा अबव एवरेज। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत नीचे वालों में था, मेरा मतलब ठीक ठाक था कि मैं, लेकिन वो था कि लंबी पढ़ाई नहीं कर सकता था। 15 दिन 1 महीना पढ़े, 70% नंबर आए, आगे चलो सर। वो इधर से इशारा हो रहा है कि बहुत हो गया इंटरव्यू, और मैं तो रोटी भी खानी है। रोटी खानी है। आप जब यात्रा प्लान किए तो घर में मैडम हैं, तमाम लोग हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इतना लंबा कर दिया, चलोगे, चल पाओगे पैदल, क्या करोगे, कैसे करोगे? ऐसा कुछ? ये ख्याल तो सबको ही आया था, ये ख्याल तो मुझे भी आया था, और ये ख्याल खास तौर पर तब आया जब यात्रा शुरू की। मुझे खुद लगा, मैंने कहा ज्यादा बड़ा पंगा तो नहीं ले लिया कहीं। लेकिन जब चलना शुरू हुए तो हालांकि हमारी जो शुरुआत थी, पहला दिन जो था, एक मायने में बड़ा टफ डे था वो। 23-24 किलोमीटर की वॉक थी, और क्योंकि पहला दिन था उस दिन भीड़ बहुत थी और उमस चरम सीमा पे थी, इतना ज्यादा वो घुटा हुआ दिन था। लेकिन बड़े आसानी से निकला। अगले दिन मैं खुद ही देख रहा था, मैंने कोई पिंडी साथल कहीं कुछ दर्द हो रहा हो, लेकिन कुछ नहीं था। धीरे धीरे अपना चलता चला गया। अब 30 शुरू में लगता था कि अरे अभी तो बहुत लंबा सफर है, अब स्टेज वो आ चुकी है कि हल्के यूं निकलते हैं। अब 30 कब हो गया पता भी नहीं लगा। दो सवाल और रह गए सर, मैं ज्यादा नहीं तंग, एक तो अरावली पूछूंगा लास्ट में, लेकिन एक सवाल अभी पूछ लेता हूँ। हरियाणा में आपका अगर रोल मॉडल कहूँ कि कौन सा नेता ऐसा है जो जिसको आप पसंद करते हो कि ऐसा मैं जरूर? हरियाणा में तो मैं अपने पिताजी के अलावा नेता लंबा चौड़ा किसी को मानता। चीफ मिनिस्टर में, जो चीफ मिनिस्टर अब तक रहे हैं, चीफ मिनिस्टर की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। मैं यदि अगर आप डेवलपमेंट ओरिएंटेशन की बात करो तो बंसीलाल जी हैं, बड़ी सीधी सी बात है, एकदम से बड़ी ऑब्वियस चॉइस है वो। आप
ऐसे व्यक्ति की बात करो जिनकी खुद की कम्युनिटी बड़ी छोटी है, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम इतना बेहतरीन तरीके से मैनेज किया कि वो शायद लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हरियाणा के बने, तो वो भजन लाल जी हैं। प्रशासन और शासन चलाने का अगर है तो ओम प्रकाश चौटाला है। बहुत कमाल है सर। सबसे बड़ा जननेता अगर कोई हुआ है तो चौधरी देवीलाल हुआ है, लेकिन वो मुख्यमंत्री कामयाब थे या डिप्टी चीफ मिनिस्टर कामयाब थे या नहीं थे, उस पर बहस हो सकती है। कमाल है सर। अरावली का मुद्दा चल रहा है और अरावली के क्षेत्र में आप हो, अधिकारी रहे हो सर, छोटा सा जवाब चाहेंगे, क्या हो रहा है? ये 200 करोड़ साल पुराना हमारे पृथ्वी का जो 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का भूभाग है, उसका सत्यानाश करने का विधान तैयार हो गया है। भूपेंद्र यादव जी कुछ ही कहते जाएं, दरवाज़ा खोल दिया है, जिनने खुलवाया है वो उसके अंदर अब पूरी टांग शरीर घुसा के इस पूरी अरावली का चीरहरण करके रख देंगे। और ये आप फिजिकल फीचर्स के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये एक चीज़ इस पूरी ज्योग्राफी का हमेशा से हिस्सा है। वो पता नहीं मौसम को किस किस तरह से अफेक्ट करता है, वो पता नहीं कौन कौन सी हवाएं हैं जिनको रोकता है या जाने देता है, वो पता नहीं कौन सी इकोलॉजी है जिसको वो सपोर्ट करता है। उसको आप यदि उसके दोहन की खुली छूट दे देंगे तो भगवान ही भली करेंगे उसके बाद। कमाल है सर। चलिए, अब कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, हरियाणा के तमाम लोगों के लिए इस यात्रा को लेकर, आप जो आए वो भी और जो नहीं आए उनके लिए भी कुछ कहना हो आप? नहीं, इस यात्रा का संदेश कांग्रेस के लोगों के लिए नहीं, इस यात्रा का संदेश हरियाणा के सभी लोगों के लिए है कि इस यात्रा के माध्यम से हम सद्भाव का, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे का संदेश लेकर चले हैं। उसको आप लोग समझें। आपका राजनीतिक मत कोई भी हो सकता है, आप वोट किसी को भी दे सकते हैं अपने विवेक के अनुसार। हर आदमी की अपनी पसंद नापसंद होती है, लेकिन कम से कम यदि कोई आपके समाज में विभाजन करके, सांप के समाज में जहर घोल के यदि कोई राजनीति करने का प्रयास करता है, तो कम से कम उसके प्रति आप सजग रहें, सचेत रहें। ऐसे लोगों को, ऐसे राजनीतिक दल को आप उस तरह तरजीह ना दें। और कांग्रेस का ये दायित्व है कि इस लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका और किसी की नहीं हो सकती, वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में कांग्रेस की हो सकती है। कांग्रेस आज के दिन भी हरियाणा में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। सरकार भले ही बीजेपी की तीसरी बार बनी है, लेकिन सबसे सशक्त राजनीतिक दल हरियाणा में कोई है जिसकी जड़ें बिल्कुल हर गांव तक हैं, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।